बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में और बेसिकली हम सॉल्व करेंगे इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को जिसमें हीट इक्वेशन इन्वॉल्व है, बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव पर मौजूद है और नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है। इसके अलावा इनिशियल कंडीशन गिवन है जो कि होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही हमने इस प्रॉब्लम के लिए क्यों चूज़ करनी है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये बाउंड्री डोमेन के लिए होती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेमी इनफिनिट डोमेन के लिए ही होती है, लेकिन नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस ऑर्डर ऑफ पीडीई के इक्वल होता है। तो हमारे पास हीट इक्वेशन का ऑर्डर यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है और बाउंड्री कंडीशन 1 है। इसका मतलब है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल होती है इनफाइनाइट डोमेन के लिए, बट हमारे पास डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसे हम इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल सॉल्व की थी। उसमें इन्वॉल्व बाउंड्री कंडीशन बाउंड्री पर ही मौजूद थी, उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल की। अब की बार हमारे पास बाउंड्री कंडीशन मौजूद है ux ऑफ 0t इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन हमारे पास डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। चले बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो गिवन पीडीई को, बाउंड्री कंडीशन को और इनिशियल कंडीशन को रीनेम कर लेंगे। फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे हम दोनों तरफ, डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। इसके लिए सिंपली करेंगे ये कि कॉस ऑफ ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से इस तरफ भी करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम सी स्क्वायर को यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। अब इस तरह के इंटेग्रल को हम लेक्चर नंबर 58 में बहुत डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस डेरिवेटिव जो कि इस इंटेग्रल से गिवन है वो इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम कॉज फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू बार सी आएगा, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल यू था, एक्स ओमेगा में चेंज हो जाएगा टी एज इट इज़, फिर माइनस यू सब एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 टी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरह से पार्शियल यू भी पार्शियल टी की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इक्वल होती है जी डी ओवर डी टी, और अगेन यू बार आएगा यहाँ पे सी ओमेगा एक्स को रिप्लेस कर देगा और टी एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल कर लेंगे हम यहाँ पे, जहाँ पे यू एक्स ऑफ 0 टी की वैल्यू थी माइनस सिग्मा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस सिग्मा हो जाएगा। इसके बाद हम सी स्क्वायर को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी सी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी सी स्क्वायर आ जाएगा। ये इसकी सी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे। अब ये टर्म राइट हैंड साइड पे माइनस में है, अगर ये लेफ़्ट पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली प्लस आ जाएगा इसके साथ, और ये सारी टर्म हम दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। यहाँ पे टर्म दोबारा लिख लेते हैं। अब ये जो हमें ऑब्टेन हुई है ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें इन्वॉल्व डेरिवेटिव हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि हम इसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास लेक्चर नंबर 68 है, जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट कर चुके हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जो कि यहाँ से हम पी ऑफ टी की वैल्यू लेकर करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। वो होगा जी ई की पावर में पी ऑफ टी, ठीक है। और ऑब्वियसली अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, तो हम टी की रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेट कर लेंगे। ई की पावर में फिर पी ऑफ टी की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी ऑफ टी ऐसा फंक्शन है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा अब बाकी सारा कोफिशिएंट है, ठीक है। अब अगेन डी टी इंटेग्रल से बाहर लिख देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। डी टी
बस फ़र्क कितना है कि एक्सपोनेंशियल की पावर में है, dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, ठीक है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम टर्म बाय टर्म भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों टर्म्स के साथ इस तरफ भी और राइट हैंड साइड पे भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब अगर आप फोकस करें तो ये सारी साइड जो है ये इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ई की पावर में सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी एंड यू बार सी ऑफ ओमेगा टी के इक्वल, ठीक है। सो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे। अगर आप इसे एक्सपेंड करें मतलब डेरिवेटिव को एवेलुएट करें तो दोबारा से ये टर्म आ जाएगी। अगेन ये भी इसी तरह से लिख देंगे। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और इस साइड को भी इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के, और ये तो हमारे पास सिंपली बच जाएगा ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, बिकॉज ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो लिख देते हैं सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी यू बार सी ऑफ ओमेगा टी, और अगर इस तरफ की बात करें तो सी स्क्वायर सिग्मा हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, और इस टर्म की इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल टर्म पहले एज इट इज़ लिखी जाती है और फिर पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है, उसे डिवाइड कर देते हैं। सो पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे जो है हमारे पास सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सी स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो दोबारा से हम लिख लेते हैं। अब एक और बात जो अभी हमने करना होती है वो ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली जब इंटेग्रल इनडेफिनिट होता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया जाता है, लेकिन चूँकि हम पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे थे बिकॉज जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। टी की रिस्पेक्ट से तो इंटीग्रेशन होगी, ओमेगा अभी बाकी है, तो हम ऐड करेंगे कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है, और दूसरे की रिस्पेक्ट से हम कांस्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। सो ए ऑफ ओमेगा भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ए ऑफ ओमेगा आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शन भी कहा जाता है। सो इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेंगे सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी के साथ। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन हो के हमारे पास सोल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाएगा सिग्मा ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ऑफ ओमेगा, और ये डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव है, जब न्यूमरेटर में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर टी। ए ऑफ ओमेगा की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इनिशियल कंडीशन जो कि इक्वेशन नंबर 3 में मौजूद थी, इट वाज u ऑफ x 0 इज़ इक्वल्स टू 0। लेकिन हम ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी अब डिफरेंट हैं, ये बार में है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिफरेंट है। सो इसका मतलब है कि अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 5 में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले हमें इसकी भी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना पड़ेगी। सिंपली हम फोरियर कोसाइन का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और फिर डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें करना ये होता है कि u ऑफ x0 को कॉज ऑफ ओमेगा x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब अगर आपको याद हो यहाँ पे जब u ऑफ xt लिखा हुआ होता है तो सिंपली इसका आंसर आ जाता है u बार c ऑफ ओमेगा t, ठीक है। अब t की जगह पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आंसर में भी सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क आएगा, यहाँ पे 0 लिखा होगा। सो हम आंसर्स लिख लेते हैं विच इज़ u बार c ऑफ ओमेगा, x ओमेगा में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 0 इज़ इक्वल्स टू 0। इससे हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर 6 को 5 में इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर t है हमें वहाँ पर 0 इस्तेमाल करना है, तो हम 0 इस्तेमाल कर लेते हैं ओमेगा 0। इक्वेशन नंबर 5 की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ऑफ ओमेगा e की पावर में माइनस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और t की जगह पे 0। सो e की पावर में 0 आ जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। a ऑफ ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ऑफ ओमेगा ही आएगा। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो टर्म है इक्वेशन नंबर 6 में इक्वल है ये 0 के। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे a ऑफ ओमेगा के लिए, इसी तरफ रहेगा, इसे हम लेफ्ट पे मूव कर दें तो इट विल बी माइनस ओमेगा
सिग्मा ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसे 7 का नाम दे लें। अब हमारे पास ए ऑफ ओमेगा की वैल्यू आ गई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 में सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5 की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास यू बार सी ऑफ ओमेगा टी, फर्स्ट टर्म में था ओमेगा सिग्मा ओवर ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस और यहाँ पे था ए ऑफ ओमेगा की वैल्यू जो कि हमारे पास है सिग्मा ओवर ओमेगा स्क्वायर। सो अगर ये माइनस यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन कर लें तो यहाँ पे सिंपली माइनस आ जाएगा। साथ मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी, सिग्मा ओवर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर में माइनस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड सोल्यूशन आया है, लेकिन रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं है गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल u है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t है, तो सोल्यूशन फंक्शन इस तरह का होना चाहिए, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लेकिन हमारे पास अभी आ रहा है इस तरह से और यहाँ पे ओमेगा। सो अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेके यू बार वाले फंक्शन में पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि हम इन्वर्स फोरियर कोसाइन लेके दोबारा से यू ऑफ एक्स टी में आ जाएंगे। सो टेकिंग इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। सो जब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स टी, और इस तरफ जब हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इन्वर्स फोरियर कोसाइन में 2 और पाई से हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं सिग्मा ओवर ओमेगा स्क्वायर जो भी हमारे पास फंक्शन होता है। सो हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस ई की पावर माइनस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी, और मल्टीप्लाई करना है इसे कॉज ऑफ ओमेगा एक्स के साथ, इंटीग्रेट करना है अब डी ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा के रिस्पेक्ट से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिग्मा को हम सिंपली आउटसाइड ऑफ द इंटेग्रल लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सिग्मा कांस्टेंट है, इस चीज़ को नहीं भूलना है, इतना भी लिख देना काफ़ी है, इंटेग्रल को एवेलुएट ना भी करें तो दैट्स इनफ। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की थी, ठीक है, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। सो मस्ट वॉच ऑल ऑफ द वीडियोज़ टू हैव द बेटर आइडिया ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, आइदर इट इज़ फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन।